केतन ने नहीं सोचा था कि यह सब वास्तव में हो रहा था। आखिरकार केतन ने शर्मिंदगी में पुकारा, कार्तिक जीजू। कार्तिक और केतन एक दूसरे के सामने बैठे थे। केतन ने अपना सिर नीचा किया और थोड़ा सुरक्षित लग रहा था। 3 साल बाद जब उसने अचानक कार्तिक को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वो बड़ा कंफ्यूज था। 3 साल पहले कार्तिक की जायसवाल परिवार में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी और हर कोई उसका उपहास करता था। इतना था कि कभी कभी जब केतन कार्तिक के साथ बातचीत कर रहा होता था तो उसे उसके माता पिता और दादा द्वारा डांट दिया जाता था। उनके दिलों में आज नहीं तो कल वो भी बेकार और नाकारा बन जाएगा अगर वो कार्तिक की गलत संगत में रहेगा। कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि उनके दादा किशोर जायसवाल के स्वास्थ्य में सुधार का जो कारण था और 3 साल पहले उनकी कंपनी का जो तेजी से विकास हुआ था वो उसके सामने बैठे इस आदमी के भाग्य के कारण हुआ था। केतन को नहीं पता था कि क्या कार्तिक अपने शरीर की ताकत के बारे में जानता है या नहीं। एक अनाथ के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। केतन को ऐसे शांत तरीके से बैठे देखकर कार्तिक धीरे से मुस्कुराया। 3 साल पहले केतन उसके प्रति दयालु था और उन दोनों की एक साथ अच्छी बनती थी। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि कार्तिक ने केतन को उस विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाने में मदद की थी जिसका वो इंतजार कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि केतन हमेशा से माया का सहारा बन के खड़ा रहता था। जब से माया ने जायसवाल ग्रुप के सीईओ का पद संभाला है, सब कुछ उनके कंधों पर था। परिवार के बड़े जैसे पवन, किशोर और अन्य सब ज्यादा काम नहीं करते थे। यदि उनके पास माया की बिजनेस एबिलिटीज नहीं होती तो जायसवाल ग्रुप को पवन और अन्य लोगों द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाता। जायसवाल ग्रुप के सभी कंट्रोलिंग शेयर्स उनके परिवार के मुख्य लोगों को दे दिए गए थे। अगर जायसवाल ग्रुप को कुछ हो जाता तो कम से कम जायसवाल परिवार के मुख्य लोगों के पास मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता तो होता। वहीं अगर जायसवाल ग्रुप को कुछ हो गया तो माया को सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर उस समय जायसवाल परिवार के मुख्य लोग माया के परिवार को और भी नीची दृष्टि से देखते। तुम्हारी बहन और मैंने पहले ही तलाक ले लिया है और तुम अब भी मुझे जीजू कहते हो, कार्तिक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। केतन ने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहा, लेकिन मेरे दिल में केवल तुम ही मेरे जीजा हो। क्यों? क्या तुम्हारा परिवार हमेशा एक असली दामाद नहीं चाहता था? केतन थोड़ा चिंतित सा हो गया और उसने घबराहट में कहा, जीजा जी, मेरे माता पिता, मेरे दादा और मेरी दूसरी बहन की चिंता मत करो। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए बब्बर परिवार में शादी करना चाहते हैं। शशांक बब्बर को चुनने का एक बड़ा कारण यही था कि वे बब्बर परिवार की शक्ति में हिस्सेदारी लेना चाहते थे। अगर जायसवाल परिवार और बब्बर परिवार समधी हो जाते हैं तो वे सोचेंगे कि उन्हें जायसवाल परिवार के मुख्य लोगों में बोलने का अधिकार है। कार्तिक ने सार्कास्टिकली कहा, 3 साल हो गए हैं, वे अभी तक सफल क्यों नहीं हुए? वे पहले की तरह शक्तिशाली नहीं लग रहे हैं। केतन का सिर इस समय शर्म से झुक गया था। यह जायसवाल परिवार ही था जिसने कार्तिक को निराश किया था। तुम वापस आ गए? तुम क्यों नहीं गए और मेरी बहन को ढूंढ लिया? वो पिछले 3 सालों से आपको ढूंढ रही है। देखो, बाहर पोल पर अभी भी तलाशी की सूचना है। केतन ने कॉफी शॉप के बाहर एक पोल की ओर इशारा किया। कार्तिक ने कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, हम दोनों में से तुम्हारी बहन थी जो सही फैसला नहीं कर सकी, इसलिए अगर मैं अभी भी इस तरह वापस जाता हूं तो मैं फिर अपनी अहमियत खो दूंगा। लेकिन सबक सिखाना भी जरूरी है। मुझे उसे बताना होगा कि जब वो मेरे और मेरे परिवार के बीच लड़खड़ा रही थी तो मेरा दिल दर्द में रोता था। मैं खुद इतना दर्द में था कि मैंने अपनी ही इच्छा से तलाक ले लिया। उस समय वो एक दलदल में फंस गया था। जब उसने माया की वजह से अपने और अपने परिवार के बीच मुश्किलें खड़ी होती हुई देखी, तब जाके उसने आवाज उठाई और तलाक की मांग की। अगर उसके हाथ में होता तो बिना किसी हिचकिचाहट के माया को जरूर चुनता। अंत में माया को परेशानी से मुक्त करने के लिए उसने खुद दर्द सहा और उसे तलाक देने का फैसला किया। यकीनन ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक फैसला था।
केतन ने अपना सिर फिर एक बार शर्म से नीचे कर लिया। अगर माया थोड़ी और दृढ़ होती तो वो और कार्तिक आज अलग नहीं होते। तो तुम मेरी बहन को सजा दे रहे हो, इसलिए तुम उससे नहीं मिलोगे? केतन ने ध्यान से पूछा। कार्तिक ने जवाब दिया कि बेशक ये एक सजा है, वरना मैं अपने दिल में आज भी मलाल महसूस करूंगा। हालांकि वो जानता था कि माया के दिल में आज भी वही है, फिर भी वो बहुत हर्ट हुआ था। इसलिए अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए उसे माया को भी थोड़ी देर के लिए पीड़ित करना पड़ा। कार्तिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 साल बाद ऐसे बन जाओगे। कुछ दिन पहले मेरी बहन तुम्हारी तलाश करने गई थी। वो कुछ दिनों तक रोई थी, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं है। केतन गुस्से में था। कार्तिक भी आश्चर्य से झपका। वो मेरी तलाश करने गई थी? उसे कैसे पता चला कि मैं कहां रहता हूं? केतन ने कार्तिक को सारी बात बताई। तब कार्तिक को उस पे विश्वास हुआ कि ऐसा ही हुआ था। कार्तिक ने मासूमियत से अपना सर हिलाया। वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। कार्तिक ने सोचा, माया बिना किसी कारण के तो रोती हुई वापस नहीं आती। असल में कार्तिक को नहीं पता था कि मकान मालकिन ने माया को यह कहा है कि वो शादीशुदा है। माया इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसका दिल टूट गया था और इसलिए वो रोती हुई घर चली गई। केतन के साथ माया के बारे में बात करने के बाद माहौल में एक अजीब सी शांति हो गई थी। चलो पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मैं? केतन हैरान हो गया। तुमने राणे परिवार की लड़की को नाराज किया है। तुमको सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। अंजलि राणे पूरे पुणे में अपने बिगड़ैल बर्ताव के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक ने उसे समझाया। केतन ने खुद को मजबूर महसूस किया और कहा, सबकी चौकस निगाहों के नीचे क्या वो अब भी मुझे धमकाने की हिम्मत करेगी? राणे परिवार भी पुणे शहर में एक अपर क्लास सोसाइटी का परिवार था। यदि वे जायसवाल परिवार के साथ इतने स्पष्ट रूप से कोई दुर्व्यवहार करते तो वे जनता की राय में डूब जाते। बेशक, कार्तिक ने केतन का भ्रम तोड़ते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि पुणे में जायसवाल परिवार की थोड़ी चलती है, तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। राणे परिवार की नजर में जायसवाल परिवार आम लोगों की तरह है। अगर वे जायसवाल परिवार को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी उनके लिए यह काम कर देगा। राणे परिवार के सामने जायसवाल परिवार कुछ भी नहीं था। जब किसी व्यक्ति के पास एक ऊंचे स्तर की ताकत होती है तो एक ऐसा इंप्रेशन बन जाता है कि उसे कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। जो लोग राणे परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वे निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि राणे परिवार उन पर खुलेआम हमला कर सकता था। तो मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि जायसवाल परिवार पिछले 3 वर्षों में अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन हम राणे परिवार के साथ तुलना नहीं कर सकते। केतन बिल्कुल नहीं चाहता था कि जायसवाल परिवार उसकी वजह से इस मामले में उलझे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। समय आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केतन मूल रूप से कार्तिक पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे लगा कि माथुर परिवार के साथ कार्तिक के अच्छे संबंध थे। इसके अलावा उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कार्तिक वीडियो प्राप्त करने में कैसे कामयाब रहा। उसके सामने कार्तिक अब वो कार्तिक नहीं था जो वो हुआ करता था। वो शायद माथुर परिवार से उसकी उम्मीद करने के लिए भी कहे, तब मैं तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन मेरी बहन को इतना बुरा मत समझो। उसने हमेशा बस अपने दादा और माता पिता के आदेशों को तब से सुना है जब वो छोटी बच्ची थी। वो केवल आपके साथ रहने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध गई थी। माया बचपन से ही अपने दादा किशोर जायसवाल के लिए मेन ब्रांच लौटने का एक जरिया थी। इसलिए माया पर बहुत बंदिशें थीं और उसे कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि माया ने कार्तिक के साथ रहने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं की। वो जानता था कि किशोर जायसवाल और अन्य लोग माया को रोक रहे थे, क्योंकि माया की प्रतिभा ने उन्हें मेन ब्रांच में लौटने की अनुमति दी और वे उससे आग्रह करते रहे। उनकी हर एक फरमाइश माया पर दबाव बढ़ाती रही। कार्तिक ने परिष्कृत गोलियां केतन को सौंपी और कहा, इसे माया को दे दो और उसे बताओ कि ये तुमको उसके घर के दरवाजे पर मिली हैं।
कार्तिक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे संकट का आभास हुआ। उन्होंने इस तरह की भावना को व्योम जगत में पहले ही महसूस किया था। यह आभास उसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। वो अमर दायरे में उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन था, विनाश। एकदम से कार्तिक के हाव भाव काफी बदल गए। इससे पहले कि केतन उसे रोकने के लिए कहता, वो तुरंत वहां से चला गया और बिजली के बोल्ट में बदल गया और उस स्थान की ओर भागा जहां से उसे भास हुआ। जब कार्तिक पहुंचा तब तक उसके सामने वर्म होल के निशान थे, लेकिन उसे विनाश कहीं नहीं दिखा। कार्तिक काफी देर तक अपने सामने के दृश्य को देखता रहा। वो आदमी यहां क्यों है? मैंने उसे पहले ही सील कर दिया है। कार्तिक ने गंभीर रूप से सोचा। वो नरसिम्हा अमर सम्राट था। उसने पहले ही स्वर्ग की शक्ति को छू लिया था। व्योम जगत में सबसे शक्तिशाली शत्रु था विनाश। व्योम जगत में लड़ाई के दौरान उन्होंने विनाश को सील करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर भी सील तोड़कर इस जगह को ढूंढ पाएगा। विनाश को सील करने के बाद ही वो व्योम जगत से पृथ्वी पर लौटा था। कार्तिक को लगा कि विनाश ने पृथ्वी पर लौटने के रास्ते को पहचान लिया था, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी के निकास का वर्म होल था। कार्तिक ने विनाश की खोज के लिए फिर एक बार ध्यान लगाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कार्तिक धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसने देखा कि वर्म होल गायब हो रहा है और साथ ही जमीन पर खून के धब्बे हैं। खून के धब्बों में से उसे विनाश की उपस्थिति का आभास हुआ, लेकिन उसका आभा मंडल बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि उसने सील तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो कमजोर हो गया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सील से टूट जाएगा। उसने जो मंत्र पढ़कर सील किया था वो व्योम जगत में सबसे मजबूत थी। उसे नहीं पता था कि भागने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाता है, पर अब वो बाहर आया और घायल हो गया। व्योम जगत और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। जब वे इस स्थान पर लौटे तो उसने अपनी सारी कल्टीवेशन भी खो दी थी। इसलिए विनाश उसी स्थिति में होना चाहिए था जैसा वो पृथ्वी पर लौटने पर था। अगर मैं उसे अपनी ताकत ठीक करने का समय दूं, तो क्या ये पृथ्वी के लिए आपदा नहीं होगी? कार्तिक ने मुंह फेर लिया। विनाश एक असाधारण और भयानक दुश्मन था। उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और उसमें से एक इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ निकला, जो कि पास के कैमरे के साथ जाके मिल गया। बहुत जल्दी यह दृश्य कार्तिक के दिमाग में घुस गया, जिससे उसे यह देखने का मौका मिला कि अभी क्या हुआ था। स्पेशियल जोन में वर्म होल अचानक दिखाई दिया और वर्म होल से एक अजीब सी आकृति नीचे गिर गई। कार्तिक को यकीन था ये उसका दुश्मन विनाश था। यह बिल्कुल साफ था कि विनाश को एक गंभीर चोट लगी थी और उसके कल्टीवेशन का सारा आधार खो गया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने कार्तिक को झकझोर कर रख दिया। कुछ लोगों का एक समूह आया और बेहोश पड़े विनाश को दूर ले आया। हालांकि कार्तिक बता सकता था कि वे लोग सामान्य लोग नहीं थे। वे निश्चित रूप से स्पेस आर्टिस्ट्स का एक समूह थे। मैं वर्म होल में वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन को महसूस कर सकता हूं। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर ऐसी शक्ति मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर वॉरियर उतने सरल नहीं थे जितना उसने सोचा था। वे व्योम जगत के कल्टिवेटर्स के समान हो सकते हैं। वो लोग विनाश को ले गए। एक बार जब वो अपनी ताकत वापस ले लेगा तो वे लोग निश्चित रूप से पछताएंगे। कार्तिक ये सोचकर थोड़ा खुश हुआ और मुस्कुराया। उन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि विनाश कौन है। विनाश का प्रकट हो जाना कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने किराए का घर भी छोड़ दिया। व्योम जगत से एक शक्तिशाली शत्रु पृथ्वी पर प्रकट हो चुका था। उसने मूल रूप से सोचा था कि 1000 साल तक विनाश को सील करने के बाद वो मुहर से नष्ट हो जाएगा। कार्तिक इसी सोच में डूबा था कि अब वो क्या करेगा। क्या कार्तिक विनाश से लड़ने के लिए कोई तरीका सोच पाएगा?